नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। राजस्थान में राज्यपाल बनाम सरकार के बीच आर पार की लड़ाई जारी है। मंगलवार को एक बार फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अगुवाई में कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें राज्यपाल को तीसरी बार विधानसभा सत्र बुलाने का प्रस्ताव भेजा गया। राज्यपाल से अपील की गई है कि उन्हें कैबिनेट द्वारा दी गई सलाह माननी होगी, वरना राज्य में संवैधानिक संकट पैदा हो सकता है। कैबिनेट बैठक खत्म होने के बाद राज्य सरकार में मंत्री प्रताप सिंह हरीश चौधरी की ओर से बयान दिया गया कि हमें बहुमत साबित करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम पहले से ही बहुमत में हैं। मंत्री ने कहा कि राज्यपाल कौन होते हैं पूछने वाले कि सत्र क्यों बुलाया जा रहा है। बहुजन समाज पार्टी के विधायकों के कांग्रेस में विलय पर एक और अर्जी हाईकोर्ट में लगाई गई है। बीजेपी विधायक मदन दिलावर ने यह याचिका लगाई है। इससे पहले उनकी ही याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया था। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने राजस्थान सियासत को लेकर कहा है कि राज्यपाल ने 21 दिनों के वक्त की बात इसलिए की है ताकि बीजेपी अपनी स्थिति मजबूत कर सके और विधायकों की खरीद फरोख्त कर सके। इसके साथ ही अधीर रंजन ने तंज कसा कि कल राज्य की कला काबिले तारीफ है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला है। उन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल के बयान को आधार बनाते हुए कहा कि पीएम मोदी ने विलफुल डिफॉल्टर्स को बचाने का काम किया, इसलिए ही उर्जित पटेल की नौकरी चली गई, क्योंकि वो बैंकिंग सिस्टम को साफ करने में लगे थे। बता दें, पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल की हाल ही में किताब आई है, जिसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि मोदी सरकार लोन न चुकाने वालों पर नरमी बरत रही थी और आरबीआई को भी नरमी बरतने का निर्देश दिया गया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की 23 कंपनियों में सरकार की हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया पूरा करने का काम चल रहा है। इन कंपनियों में सरकारी हिस्सेदारी बेचने को मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल चुकी है। उन्होंने कहा कि सरकार ऐसे समय में सार्वजनिक कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बेचना चाहती है जब उसे सही कीमत मिले। भारत और नेपाल के बीच जारी सीमा विवाद के बीच नेपाल के लोगों ने टनकपुर में तारों से बाड़ लगा ली है, जबकि यह एक नोमैंस लैंड है। बताया जा रहा है कि नेपाल के चीफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर और नेपाल आर्म्ड पुलिस फोर्स के सुपरिंटेंडेंट ने कंचनपुर जिले का दौरा किया था और इलाके का सर्वे कर लोगों से बात की थी। वहीं भारत के चंपावत जिले के जिलाधिकारी ने बताया है कि हमने नेपाली प्रशासन से बात की है और उन्होंने बताया है कि वह जल्द ही अगली बैठक के लिए तारीखों की जानकारी देंगे। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने गोरखपुर में 14 साल के बच्चे के अपहरण के बाद हत्या और कासगंज में 3 लोगों की हत्या को लेकर योगी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। प्रियंका ने ट्वीट कर कहा, क्या यूपी के मुखिया ने खबरें देखना छोड़ दिया है? क्या गृह विभाग में बैठे लोगों के सामने ये खबरें नहीं जाती? कांग्रेस महासचिव ने कहा, यूपी में हर दिन गुंडाराज के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। सीएम के गृह क्षेत्र में अपहरण की घटना घटी है और कासगंज में हत्याकांड हुआ है, लेकिन दिखावे के लिए कुछ ट्रांसफर के अलावा और कुछ होता ही नहीं है। उन्होंने कहा कि जंगल राज बढ़ता जा रहा है। दिल्ली से सटे नोएडा के एक आइसोलेशन सेंटर में कोविड-19 से संक्रमित महिला के साथ छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। महिला ने अस्पताल के ही एक दूसरे मरीज पर उनके साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि महिला के साथ छेड़छाड़ करने का आरोपी युवक पेशे से डॉक्टर है और फिलहाल वो भी एक मरीज के तौर पर आइसोलेशन केंद्र में भर्ती है। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर से विशेष दर्जा हटाए जाने के 1 साल होने पर 18 सूत्रीय योजना तैयार की है। इसके जरिए वो भारत को घेरने की कोशिश करेगा। कहा जा रहा है कि 5 अगस्त को प्रधानमंत्री इमरान खान पाकिस्तान के द्वारा कब्जाए गए कश्मीर का दौरा करेंगे और लोगों को संबोधित भी करेंगे। इसके अलावा ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि पाकिस्तान चीन के अलावा मलेशिया और तुर्की से 5 अगस्त को कश्मीर को लेकर कुछ बयान जारी करने की अपील कर रहा है। पाकिस्तान के लाहौर के नौलखा बाजार स्थित एक प्रसिद्ध गुरुद्वारे को मस्जिद में तब्दील करने के प्रयासों की खबर के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्वीट कर इस घटना की निंदा की है। उन्होंने लिखा, लाहौर स्थित भाई तारू सिंह जी की शहादत वाली जगह गुरुद्वारा श्री शाहादी स्थान को मस्जिद में तब्दील करना निंदनीय है। उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर से पंजाब की चिंताओं को कड़े ढंग से पाकिस्तान तक पहुंचाने के लिए कहा, ताकि सिख धर्म की जगहों की हिफाजत हो सके। वहीं विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा है कि पाकिस्तानी उच्चायोग के समक्ष इस कथित घटना को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया गया है। सुशांत सिंह राजपूत केस में सोमवार को डायरेक्टर महेश भट्ट से पूछताछ की गई है। अब मंगलवार को करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन के सीईओ अपूर्व मेहता अपना बयान दर्ज कराने अंबोली पुलिस स्टेशन पहुंचे हैं। अपूर्व मेहता से सुशांत सिंह सुसाइड मामले में पूछताछ की जाएगी। भारत में 24 घंटों में करीब 48,000 नए मामले आए हैं और 654 लोगों की जान गई है। इससे देश में कुल संक्रमितों की संख्या 14,83,000 से अधिक हो गई है और मरने वालों की संख्या 33,000 से अधिक हो गई है। फिलहाल एक्टिव केस 9,52,000 से अधिक हो चुके हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक दुनिया भर में कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या 6,50,000 के पार पहुंच गई है। इसके अलावा कोरोना संक्रमण के कुल मामले 1,64,00,000 से ज्यादा हो गए हैं। फिलहाल 1,02,00,000 से अधिक लोग ठीक भी हो चुके हैं। अमेरिका सबसे अधिक प्रभावित देश है, जहां कोरोना संक्रमितों की संख्या 42,88,000 से अधिक हो चुकी है, जबकि वहां अब तक 1,48,000 लोगों की मौत हो चुकी है।
राजकोष से अरबों डॉलर की कथित चोरी के मामले में मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री नजीब रजाक को दोषी करार दिया गया है। उन्हें भ्रष्टाचार के सभी 7 आरोपों में दोषी पाया गया है, जिनमें से 5 मामले राजकोष से अरबों डॉलर की कथित चोरी से जुड़े हैं। वह पहले मलेशियाई नेता हैं जो भ्रष्टाचार के मामले में दोषी पाए गए हैं। मीडिया रिपोर्ट से ये जानकारी मिली है। अब तक की खबरों में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।